नमस्कार साथियों, फ्यूचर विल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन बात कर रहे थे एसएससी पीवाईक्यू सीरीज सेट नंबर 5। आज शुरुआत करते हैं एक और बेहतरीन क्लास के साथ, सेट 06। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा संघ राज्य क्षेत्र। ये क्वेश्चन कल अपन ने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह पर 300 वर्षों से भी अधिक समय से, ठीक है, यहां पर क्या बोला जा रहा है, मतलब ऐसा कौन सा ग्रह है जहां पर 300 वर्षों से भी अधिक समय तक पृथ्वी से दोगुने चौड़े घूमते हुए अंडाकार बादल, जिनको ग्रेड रेड स्पॉट कहते हैं। देखो, सोलर सिस्टम से रेगुलर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब तक सेट 6 तक कम से कम हमने दो क्वेश्चंस की चर्चा कर लिया। जो क्वेश्चन कहां से एसएससी ने कहां से पूछे थे, सोलर सिस्टम से। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये टॉपिक ट्रेंड में है। यदि वर्ल्ड ज्योग्राफी का हिस्सा है तो वर्ल्ड ज्योग्राफी से कहीं ना कहीं आपका जो है मजबूत होना चाहिए सोलर सिस्टम। ठीक है, सोलर सिस्टम का क्वेश्चन है। यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ग्रेड रेड स्पॉट। क्या ग्रेट रेड स्पॉट जो है वह कौन से प्लेनेट पर है। ठीक है, कौन से प्लेनेट पर है। यहां पर ऑप्शन क्या दिया जा रहा है, शुक्र, बुध, बृहस्पति और नेपच्यून यानी कि वरुण। तो ध्यान दीजिएगा, यदि अपन ग्रेट रेड स्पॉट की बात करते हैं तो ये जो है एक तरह का स्ट्रॉम है। ठीक है, ये क्या है, एक तरह का स्ट्रॉम है। और स्ट्रॉम यानी कि तूफान। ठीक है, तूफान है जो रेगुलर रूप से, क्या रेगुलर रूप से, ठीक है, नेपच्यून जो है, ठीक है, सॉरी, बृहस्पति ग्रह जो है उसके ऊपर जो है रेगुलर रूप से आता है। ठीक है, उस स्ट्रॉम को क्या बोलते हैं अपन, ग्रेट रेड स्पॉट। क्या बोलते हैं, ग्रेट रेड स्पॉट। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या है, बृहस्पति है। क्या है, बृहस्पति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पर क्वेश्चन ये है, मोहोरोविक या मोहो असंबद्धता, डिसकॉन्टिन्यूटी। यहां पर इंग्लिश में अच्छा वर्ड है इसके लिए, क्योंकि हिंदी में यह शब्द कई बार चेंज भी हो जाता है। इसके लिए असांतत्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। यहां पर क्या बोला जा रहा है, मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी। ठीक है, तो मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी किसको किसको सेपरेट करता है। ऑप्शन है पृथ्वी का वायुमंडल और जलमंडल, पृथ्वी का वायुमंडल और जलमंडल। नेक्स्ट ऑप्शन है पृथ्वी का स्थल मंडल और दुर्बलता मंडल, भूपर्पट्टी और मेंटल, पृथ्वी का परपट्टी और आंतरिक रोड की बात किए कर रहा है। जब अपन बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना जब अपन पढ़ते हैं तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को अपन कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सामान्यतः अपन 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, जब अपन इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे होते हैं तो यहां पर आपको ध्यान देना होगा, कहीं यहां पर आप देखिए, ऊपर वाली जो परत है वो कौन सा है, क्रस्ट। कौन सी है, क्रस्ट। क्रस्ट के बाद में जो आता है वो कौन सा है, मेंटल। और मेंटल के बाद में क्रस्ट, मेंटल, और नेक्स्ट कौन सा है, कोर। कौन सा है, कोर। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी, मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है इंटरनल इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ से कि डिसकॉन्टिन्यूटी। ठीक है, तो क्रस्ट को जब अपन 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो क्रस्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, एक तो जो है अपर क्रस्ट और एक कौन सा है, लोअर क्रस्ट। ठीक है, अपर क्रस्ट और एक आता है लोअर क्रस्ट, ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट। यदि अपन इसी प्रकार यदि मेंटल को, किसको, मेंटल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दे तो मेंटल भी क्या हो जाएगा, अपर मेंटल। ठीक है, और एक कौन सा हो जाएगा, लोअर मेंटल, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। और इसी प्रकार हम जो है डिसकॉन्टिन्यूटी के बेसिस पर जो है किसको डिवाइड करते हैं, कोर को। कोर को कितने पार्ट में, इसमें भी एक तो कौन सा है, अपर कोर, और एक जो पार्ट आएगा वो कौन सा आएगा, इनर कोर। कौन सा आएगा, इनर कोर आ रहा होगा। ठीक है, ऑप्शन हमारे क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन पूछ रहा था कि मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी। तो मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, जब अपन बात करते हैं क्रस्ट, ठीक है, ऊपरी क्रस्ट और लोअर क्रस्ट की, ठीक है, ऊपरी क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को, तो ऊपरी क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को डिवाइड करने वाली, विभाजित करने वाले जो डिसकॉन्टिन्यूटी होगी, ठीक है, उसको अपन बोल रहे होंगे कोनोरोड।
क्या बोल रहे होंगे उसको? कोनोरोड। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि कोनोरोड जो है वो कौन सी डिसकंटिन्यूटी है, वो क्रस्ट को, ठीक है, किसको विभाजित करती है? क्रस्ट को। किस किस में करती है? अपर क्रस्ट और, ठीक है, लोअर क्रस्ट, ठीक है, ऊपरी क्रस्ट और नीचे वाला क्रस्ट को क्या करती है? डिवाइड कर रही होती है। उसके बाद में यदि अपन बात करें क्रस्ट और मेंटल को, किसको? क्रस्ट और मेंटल को, इन दोनों पार्ट्स को यदि कोई अलग करने वाला होगा, ठीक है, यानी कि क्रस्ट और मेंटल को अलग करने वाली जो डिसकंटिन्यूटी होगी उसको अपन कहते हैं मोहो। क्या बोलते हैं? मोहो बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में चलो इसको पूरा ही हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। और उसके बाद में यदि अपन बात कर रहे हैं कि मेंटल को दो भागों में डिवाइड कर विभाजित करने वाला, ठीक है, जो डिसकंटिन्यूटी या असंबद्धता या असंतता होगी उसे हम क्या बोलेंगे? रेपिटी। उसे अपन क्या बोल रहे होंगे? रेपिटी बोल रहे होंगे। ठीक है, और उसके बाद में मेंटल और कोर को टू पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए जो डिसकंटिन्यूटी होगी, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं? गुटेनबर्ग। क्या बोल रहे होते हैं? गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग बोल रहे होते हैं। वहीं यदि अपन कोर को टू पार्ट्स में डिवाइड करें, अपर कोर और इनर कोर, ठीक है, आंतरिक कोर और बाह्य कोर, तो इसको जो डिवाइड करने वाला जो असांतत्य होगा वो कौन सा होगा? लेहमन। कौन सा होगा? लेहमन। तो लगातार कहीं ना कहीं यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि डिसकंटिन्यूटी, कहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा? डिसकंटिन्यूटी। तो डिसकंटिन्यूटी क्वेश्चन आते ही आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए, क्या आएगा कि ये कहीं ना कहीं पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जो क्या करता है, अलग अलग विभागों में क्या कर रहा होगा? डिवाइड कर रहा होगा। तो यहां पर आप बताइए, क्रस्ट को दो भागों में विभाजित करने वाला कौन सा हुआ? कोनोरोड। ठीक है, और क्रस्ट और मेंटल को दो भागों में विभाजित करने वाला, क्रस्ट और मेंटल को दो भागों में विभाजित करने वाला कौन सा हुआ? मोहो। ठीक है, यदि अपन बात करें मेंटल को दो भागों में विभाजित करने वाला कौन सा हुआ? ठीक है, रेपिटी। कौन सा हुआ? रेपिटी हुआ। और वहीं यदि मेंटल कोर और कोर को डिवाइड करने वाला जो है वो कौन सा हुआ? गुटेनबर्ग। और एक कौन सा हुआ? लेहमन। एक कौन सा हुआ? लेहमन। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन यहां पर क्या है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पृथ्वी का वायुमंडल और जलमंडल, तो इससे तो संबंध बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मोह का संबंध किससे है? मोह का संबंध जो है वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना से है। तो ऑप्शन ए गलत हो जाता है। उसके बाद में अपन बात कर रहे होंगे पृथ्वी का स्थल मंडल और दुर्बलता मंडल। नेक्स्ट है पृथ्वी की भूप्रपट्टी, यानी कि पृथ्वी का प्रपटी और मेंटल, प्रपटी और मेंटल। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है, ठीक है, तो देखो डी तो वैसे ही खारिज हो जाता है। यहां पर एक ऑप्शन दिया हुआ है स्थल मंडल और दुर्बलता मंडल, स्थल मंडल और दुर्बलता मंडल। मेरे प्यारे बच्चे, जब हम स्थल मंडल की बात करते हैं तो स्थल मंडल को क्या बोलेंगे? देखो, स्थल मंडल किसको बोलेंगे? अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, ठीक है, और ऊपरी मेंटल। ठीक है, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट और ऊपरी मेंटल, इन तीनों को मिलाकर अपन क्या बोल देते हैं? स्थल मंडल, यानी कि लिथोस्फीयर। क्या बोल देते हैं इसको? स्थल मंडल। क्या बोल देते हैं? स्थल मंडल बोल देते हैं। ठीक है, यहां पर क्या पूछा? और दुर्बलता मंडल जो है वो कौन सा वाला पार्ट है? लोअर मेंटल। क्या? जब लोअर मेंटल वाला पार्ट आता है तो इसको अपन क्या बोलते हैं? दुर्बलता मंडल बोलते हैं, एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर मोह का जो है, मोह किसको किससे अलग कर रहा है? मोह कर रहा है भूप्रपट्टी को। किसको? भूप्रपट्टी को और मेंटल को। ठीक है, तो यहां पर जो है स्थल मंडल दुर्बलता मंडल भी क्या हो जाता है? रॉन्ग हो जाता है। तो यहां पर राइट ऑप्शन क्या है? सी। राइट ऑप्शन क्या है? सी। उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चे आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब इसको याद करने का जो तरीका है, किसको याद करने का? यदि ये असांतत्य है, ये लगातार आप कंफ्यूज होंगे, तो इसको याद करने का जो तरीका है वो क्या है? आप एक चीज याद रखना कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना की कमरगुल, ठीक है, कमरगुल से आपको इसको याद रखना। कमरगुल से कैसे? जैसे यहां पर जो है यदि अपन बात करें कैसे, कैसे क्या आएगा? कोनोरोड। में से क्या आएगा? मोहो। रे से क्या आएगा? रेपिटी। और गु से क्या आएगा? गुटेनबर्ग। और एल से क्या आएगा? लेहमन। एल से क्या आ रहा होगा? लेहमन। तो इसको पूरे असांतत्यों को भाई आप जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे, क्रस्ट, मेंटल और कोर, फिर क्रस्ट को भी दो भागों में, ये भी आप काम कर लोगे। अब आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आएगी वो क्या आ रही होगी? असांतत्यों को डिसाइड करने की। तो असांतत्यों को डिसाइड करने के लिए आप ये याद रखना, कमरगुल, जिसमें कैसे क्या होगा? कोनोरोड। में से क्या होगा? मोहो। रे से क्या होगा? रेपिटी। ठीक है, और गु से क्या होगा? गुटेनबर्ग। और ले से क्या होगा? लेहमन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध यानी कि यहां पर नॉर्थ हेमिस्फीयर की बात की जा रही है, कर्क रेखा, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, एवं उत्तरी ध्रुव, क्या? कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव, आर्कटिक व्रत
और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव अंटार्कटिक वृत्त के बीच में कटिबंध जो है वो क्या कहलाता है? ध्यान देना, व्हाट आर द जोन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, किसकी बात की जा रही है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, एंड नॉर्थ पोल यानी कि आर्कटिक सर्किल की बात किया जा रहा है इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर, ठीक है, इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है, एंड द साउथ पोल यानी कि अंटार्कटिक सर्किल की बात की जा रही है, द सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, कोल्ड, यानी कि उसको अपन क्या बोलते हैं? यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चे क्वेश्चन बहुत जटिल है, क्वेश्चन को समझने के लिए ही कम से कम ज्योग्राफी का एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए। इसका मतलब है कि क्वेश्चन बहुत इजी नहीं है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है एमटीएस एग्जाम, ठीक है, 2017 का क्वेश्चन है भाई, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए भी, ठीक है, कम से कम ज्योग्राफी की इतनी आपको नॉलेज होनी चाहिए। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पर है, आर्कटिक वर्थ कहाँ पर है, या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कहाँ पर है? तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर ध्यान रखना आप, जैसे ये वाली जो है वो क्या है? 0 डिग्री, ये वाला क्या है? 0 डिग्री। जब अपन बात कर रहे होते हैं 0 डिग्री से साउथ वाला जो पार्ट है उसको अपन क्या बोलेंगे? साउथ हेमिस्फीयर। क्या बोलेंगे? साउथ हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिण गोलार्ध। और 0 डिग्री से नॉर्थ वाला जो एरिया आएगा इसको अपन क्या बोलेंगे? नॉर्थ हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध। तो 0 डिग्री से ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध और 0 डिग्री से नीचे वाला जो पार्ट होगा ये कौन सा होगा? दक्षिण गोलार्ध होगा। तो यहां पर ध्यान दीजिए, जब अपन 0 डिग्री से यानी कि विषुवत रेखा से नॉर्थ में जाते हैं तो ये कौन सी आती है? कर्क रेखा। कौन सी आती है? कर्क रेखा आती है, ठीक है। तो ये कितनी डिग्री पर आएगी? ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। किस पर आएगी? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। जब अपन 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश की बात करते हैं तो ये कौन सी रेखा आती है? मकर रेखा। मेरे प्यारे बच्चे ये रेखा कौन सी आती है? मकर रेखा। यहां पर ये कौन सा पोल है? ये नॉर्थ पोल है। मेरे प्यारे बच्चे कौन सा पोल है? ये नॉर्थ पोल है। और यहां पर जो है एक लाइन जा रही है वो है 66.5 डिग्री। क्या है? 66.5 डिग्री। और इसको अपन क्या बोलते हैं? आर्कटिक वर्त। क्या बोलते हैं? इसको अपन बोल रहे होते हैं आर्कटिक वर्त, ठीक है। इसको क्या बोल रहे होते हैं अपन? आर्कटिक वर्त। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आर्कटिक वर्त जो है, क्या आर्कटिक वर्त जो है वो नॉर्थ पोल में है या साउथ पोल में है? तो कौन से पोल में है? नॉर्थ पोल में है। 0 डिग्री से देखो, 0 डिग्री से आर्कटिक वर्त किधर है? ठीक है, आर्कटिक वर्त यानी कि 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है वो कहां पर है? नॉर्थ पोल में। उसके बाद में यदि अपन बात कर रहे होते हैं, ठीक है, अंटार्कटिक वर्त की, किसकी बात कर रहे होते हैं? अंटार्कटिक वर्त की बात कर रहे होते हैं। तो अंटार्कटिक वर्त जो है वो दक्षिण गोलार्धों में है। कहां पर है? दक्षिण गोलार्ध में है। यानी कि यदि अपन दक्षिण गोलार्ध में 66.5 डिग्री अक्षांश की बात करें, कितने की बात करें? 66.5 डिग्री अक्षांश की बात करें, तो ये कौन सा वर्त आएगा? ये आएगा अंटार्कटिक वर्त। कौन सा वर्त आएगा? अंटार्कटिक वर्त, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा था? क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन ये था कि उत्तरी गोलार्ध में, कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, आर्कटिक वर्त। क्या? उत्तरी गोलार्ध में, यहां पर देखो उत्तरी गोलार्ध में किसकी बात किया जा रहा था? आर्कटिक वर्त से लेकर पोलर तक, ठीक है, पोल तक यानी कि ध्रुव तक। किसकी? इसको क्या बोल रहे होंगे अपन? ध्रुव, ठीक है, पोलर रीजन। और दक्षिण गोलार्ध में किसकी बात कर रहा था? अंटार्कटिक वर्त से लेकर। तो ये वाला एरिया ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था? ठीक है, कौन से कटिबंधों की बात की जा रही थी? हाँ, और यहां पर एक वर्ड्स और आया है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कटिबंध। क्या? कटिबंध। तो कटिबंध सबसे पहले यह भी जान लो, कटिबंध क्या होता है? कटिबंध होता है दो अक्षांशों के मध्य का क्षेत्र। क्या? जैसे मान लो एक अक्षांश है, मैं इसको 0 डिग्री बोल देता हूं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, ठीक है, उसके बाद में 0 डिग्री के नीचे 1 डिग्री और 2 डिग्री। तो मान लो इन दोनों के बीच का ये जो क्षेत्र है, ठीक है, इन दोनों के बीच का यदि ये वाला जो क्षेत्र है, कौन सा? ये वाला जो क्षेत्र है, यानी कि दो अक्षांशों के मध्य का क्षेत्र, दो अक्षांशों के मध्य, यहां पर मैं लिख देता हूं, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चे यहां पर साथ साथ आपको नोट्स बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है कहीं ना कहीं वहां से भी कई बार जो है क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इसको आप ध्यान देना। दो अक्षांशों के मध्य, किसके मध्य की बात कर रहे हैं? दो अक्षांशों के मध्य, ठीक है, दो लेटीट्यूड के बीच में, ठीक है, दो अक्षांशों के मध्य, ठीक है, के मध्य का एरिया, मध्य का क्षेत्र, दो अक्षांशों के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है? कटिबंध कहलाता है। मेरे प्यारे बच्चे क्या कहलाता है? कटिबंध, ठीक है। दो अक्षांशों के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है? कटिबंध कहलाता है, ठीक है। इसको याद रखना, ठीक है। जोन अपन सामान्यतः बोल रहे होंगे, और दो देशांतरों के मध्य का क्षेत्र का क्या बोल रहे होंगे? हम उसको क्या बोलेंगे? गोर। क्या बोलेंगे? गोर बोल रहे होंगे, ठीक है। आपको याद रखना। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि ये कटिबंध क्या कहलाता है? तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, उत्तरी गोलार्ध में यदि अपन
क्या उत्तरी गोलार्ध में यदि 66.5 डिग्री से लेकर पोलर रीजन की बात करें, और दक्षिण गोलार्ध में यानी कि अंटार्कटिक वर्त से लेकर पोलर रीजन यानी कि 90 डिग्री तक अपन बात करें, तो इसको अपन क्या बोल रहे होंगे, शीतोष्ण कटिबंध। क्या बोल रहे होंगे, शीतोष्ण कटिबंध में आ रहा होगा। किस में आएगा ये, शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंध की अपन बात कर रहे होंगे। वहीं यदि कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि उष्ण कटिबंध क्या होता है, क्या कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उष्ण कटिबंध क्या होता है, तो उष्ण कटिबंध क्या होगा, ठीक है, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य का क्षेत्र। किसके मध्य, देखो कर्क रेखा यानी कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में कौन सी कर्क रेखा 23.5 डिग्री, और साउथ हेमिस्फीयर में ठीक है मकर रेखा, इन दोनों का मध्य का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाएगा, उष्ण कटिबंधीय। क्या कहलाएगा, उष्ण कटिबंधीय कहलाएगा। तो ये चीज याद रखना, यदि हम आर्कटिक वर्त से लेकर पोलर रीजन की बात करें तो ये क्या बोला जाएगा, शीतोष्ण कटिबंध में आएगा। किस में आएगा, शीतोष्ण कटिबंध में आएगा। तो इसका राइट आंसर, राइट क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, ठीक है, कि आर्कटिक वर्त से ये वाला पूरा पोलर रीजन क्या कहलाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शीतोष्ण कटिबंध। क्या हो जाएगा, शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखो आप, निम्नलिखित में से किस सेल, ठीक है, निम्न में से किस सेल यानी कि अपन किसकी बात कर रहे हैं, रॉक की बात कर रहे हैं, चट्टानों की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, चट्टानों की। ठीक है, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स, ठीक है, फॉलोइंग रॉक्स, ठीक है, यानी कि किस सेल में, कौन सी रॉक्स में, पौधे, ठीक है, कौन सी रॉक्स में, पौधे, यानी कि प्लांट की जब बात कर रहे होते हैं, जानवर यानी कि एनिमल्स, अन्य सूक्ष्म जीव, अन्य सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जीवाश्म भी हो सकते हैं, यानी कि फोसिल्स। यहां पर ध्यान दीजिए बच्चे, यानी कि कुल मिलाकर ये क्वेश्चन ये बोल रहा है, ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2023 CHSL, एक ठीक अच्छा क्वेश्चन है। कई बार ऐसा सुना जाता है कि एसएससी में डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है, परंतु मेरे प्यारे बच्चे ये क्वेश्चन सीधा सीधा कंसेप्ट से क्वेश्चन है। ये ज्योग्राफी का ये क्वेश्चन जो है वो किससे है, कंसेप्ट से है। टॉपिक जो है वो कौन सा है, रॉक्स। यहाँ पर सीधा सीधा क्वेश्चन आ रहा है कि जानवरों से यानी कि एनिमल, प्लांट हो सकते हैं, या सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है। जब इनका क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएंगे, ये गल जाएंगे, तो इनके जो फॉसिल है, क्या इनके जो फॉसिल है उससे कौन सी रॉक्स बनेगी। ठीक है, ऑप्शन क्या दे रहा है, ऑप्शन है कायांतरित चट्टाने यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अवसादी चट्टाने यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स, और आगे बोला जा रहा है, ठीक है, इंटरनल इग्निशियस रॉक, और एक है एक्सटर्नल इग्निशियस रॉक। कुल मिलाकर जब हम रॉक्स की बात करते हैं, चट्टानों की बात करते हैं, तो रॉक्स या सेल जो है उनको कितने प्रकार, कितने टाइप्स की होती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर ध्यान देना, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर ध्यान देना, चट्टाने, क्या चट्टान जो होती है, चट्टाने जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, 3 टाइप्स की होती है रॉक्स। पहला कौन सा होता है, इग्निशियस रॉक्स। कौन सी होती है, इग्निशियस, आग्नेय चट्टान। कौन सी होती है, आग्नेय चट्टान होती है। और दूसरी कौन सी होती है, कायांतरित चट्टान होती है। कौन सी होती है, कायांतरित, कायांतरित चट्टान सेकंड जो होती है वो होती है कायांतरित चट्टान। और एक कौन सी होती है, अवसादी चट्टान। कौन सी होती है, अवसादी चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक्स। या आप डायरेक्ट बोलना चाहो तो क्या है, आग्नेय चट्टान, उसके बाद में कौन सी आएगी, अवसादी चट्टान, और एक कौन सी आएगी, कायांतरित चट्टान। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं आग्नेय चट्टान, क्या इग्निशियस रॉक्स जो है वो कौन से प्रोसेस से बनेगी, जब वोल्केनो इरप्शन होगा। क्या होगा, वोल्केनो इरप्शन होगा। ठीक है, वोल्केनो से क्या क्या निकलेगा, मेग्मा या लावा। क्या निकलेगा, मेग्मा या लावा के फॉर्मेशन से। ठीक है, मेग्मा या लावा जब क्या हो जाएगा, जम जाएगा। क्या, जब जम जाएगा तो इससे कौन सी चट्टान बनेगी, इससे बनेगी आग्नेय चट्टान। मेरे प्यारे बच्चे कौन सी चट्टान बनेगी, आग्नेय चट्टान। तो सबके सब ये याद रखना कि आग्नेय चट्टान कैसे बनती है, कि सर वोल्केनो इरप्शन से बनती है। कैसे बनती है, वोल्केनो इरप्शन से बनती है, ज्वालामुखी उद्गार से बनती है। और ज्वालामुखी उद्गार से जो मेग्मा निकलता है, जो लावा में निकलता है, जब ये क्या हो जाता है, जम जाता है, और उससे बनने वाली चट्टानें जो है वो क्या कहलाती है, आग्नेय चट्टान कहलाती है। उसके बाद में अपन जो है कायांतरित चट्टानों की बात करेंगे, परंतु कायांतरित चट्टानों से पहले किसकी बात कर लेते हैं, अवसादी चट्टानों की। किसकी बात कर लेते हैं, अवसादी चट्टानों की। तो एक चीज याद रखना, अवसादी चट्टानों का जो निर्माण है वो किससे होता है, वो होता है फोसिल से। किससे होता है, फोसिल से होता है। यानी कि अवसाद जो होते हैं, सेडिमेंट्स जो होते हैं, चाहे वो प्लांट का डिकम्पोजिशन हो, चाहे वो एनिमल्स का डिकम्पोजिशन हो, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीवों का डिकम्पोजिशन हो, उससे जो है कौन सी चट्टानें बनेगी, सेडिमेंट्री रॉक्स बनेगी। क्या बनेगी, सेडिमेंट्री रॉक्स बनेगी। ठीक है, इनको अपन बोलते हैं परतदार चट्टानें भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परतदार
परतदार चट्टानें भी बोलते हैं। अवसादी चट्टानों को क्या बोलते हैं अपन? परतदार चट्टानें भी बोलते हैं, क्योंकि अवसादों का जमाव जो है ये लंबे समय काल से होता है। कैसे होता है? लंबे समय काल से होता है। परत बाई परत जब क्या सेडिमेंट्स जम जाते हैं तो किसका निर्माण होता है? अवसादी चट्टानों का। किसका निर्माण होता है? अवसादी चट्टानों का। मेरे प्यारे बच्चे, आपने यहाँ पर समझा कि आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान, क्या आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान, जब आग्नेय चट्टानों और अवसादी चट्टानों के ऊपर किस किस के ऊपर? इग्निशियस रॉक्स यानी कि आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स के ऊपर हम क्या करें? ताप बढ़ा दे, यानी कि टेम्परेचर क्या कर दे? बढ़ा दे। टेम्परेचर क्या कर दे? बढ़ा दे। प्लस दाब को भी क्या कर दे? बढ़ा दे। दाब को क्या कर दे? बढ़ा दे। जब भी किसी चीज के ऊपर हम टेम्परेचर को भी बढ़ा रहे हैं, तापमान को भी बढ़ा रहे हैं और दाब को भी बढ़ा रहे हैं, तो क्या होता है? तो रासायनिक, ठीक है, केमिकल और रासायनिक परिवर्तन, कौन सा परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन। और कौन सा परिवर्तन हो सकता है? भौतिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन हो सकता है? भौतिक परिवर्तन। ठीक है, रासायनिक, केमिकल स्ट्रक्चर और फिजिकल स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आग्नेय चट्टानें और अवसादी चट्टानों के ऊपर जब हम अधिक टेम्परेचर दे दे, अधिक दाब दे दे, अधिक ताप और अधिक दाब के कारण, ठीक है, उनका क्या हो जाता है? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा और क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। तो इससे बनने वाली चट्टान को अपन क्या बोलेंगे? इससे बनने वाली चट्टान को अपन बोल रहे होंगे मेटामॉर्फिक रॉक्स, कायांतरित चट्टान। क्या बोल रहे होंगे? कायांतरित चट्टान बोल रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? क्वेश्चन पूछ रहा था सेल या पौधों, जानवरों या अन्य सूक्ष्म जीवों के जीवाश्म भी हो सकते हैं। तो जीवाश्म से बनने वाली चट्टान कौन सी होती है? कायांतरित तो है नहीं। कायांतरित तो जो है कायांतरण होता है। आग्नेय भी हो नहीं सकती, क्योंकि दोनों आग्नेय चट्टानें किससे बनेगी? किससे बनेगी? वोल्केनो इरप्शन से। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर जो है वो क्या हो जाता है? अवसादी चट्टानें। क्या हो जाता है मेरे प्यारे बच्चे? अवसादी चट्टानें जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी, यहाँ पर ज्वालामुखी के टाइप, वोल्केनो इरप्शन के टाइप्स की बात हो रही है, सबसे ज्यादा विस्फोटक प्रकार का उदाहरण है? सबसे ज्यादा विस्फोटक यानी कि बहुत ज्यादा ब्लास्ट जो है वो कौन सा वोल्केनो करता है? देखो ऑप्शन क्या है? बाढ़ यानी कि बेसाल्ट ज्वालामुखी। कौन ज्वालामुखी? बेसाल्ट ज्वालामुखी। नेक्स्ट यहाँ पर है सिंडर शंकु या राख शंकु। नेक्स्ट है काल्डेरा शंकु। और एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है सिल्ड, क्या? सिल्ड ज्वालामुखी। तो यहाँ पर ध्यान देना, जब हम बात कर रहे होंगे वोल्केनो इरेप्शन की, किसकी बात कर रहे होंगे? वोल्केनो इरप्शन। ठीक है, जब अपन वोल्केनो इरप्शन की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वोल्केनो इरप्शन में कई बार क्या होता है? मेग्मा, मेग्मा में जब बेसाल्ट की मात्रा, किसकी मात्रा? मेग्मा में सिलिका की मात्रा, किसकी मात्रा? यदि सिलिका क्या होगी? देखो मेग्मा में सिलिका कम भी हो सकता है और मेग्मा में सिलिका ज्यादा भी हो सकता है। जब मेग्मा में सिलिका की मात्रा ज्यादा होगी, ठीक है, जब मेग्मा में सिलिका की मात्रा क्या होगी? ज्यादा होगी, तो इसका मतलब जो है ये मेग्मा कैसा होगा? गाढ़ा। मेग्मा कैसा होगा भाई? मेग्मा गाढ़ा मेग्मा होगा। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब मेग्मा में सिलिका की मात्रा ज्यादा होगी, हो सकता है मेग्मा में सिलिका की मात्रा कम भी हो और सिलिका की मात्रा ज्यादा भी हो। ठीक है, जब मेग्मा में सिलिका की मात्रा क्या हो? ज्यादा हो। ठीक है, ज्यादा हो तो मेग्मा कैसा होगा? गाढ़ा। ठीक है, और जब मेग्मा में सिलिका की मात्रा कम हो तो मेग्मा का यानी कि गाढ़ापन क्या होगा? गाढ़ापन कम होगा। गाढ़ापन जो है वो क्या होगा? कम होगा, यानी कि मेग्मा पतला होगा। मेग्मा क्या होगा? पतला होगा। ठीक है, गाढ़ापन कम, गाढ़ापन क्या होगा? कम होगा, यानी कि मेग्मा कम गाढ़ा होगा भाई। मेग्मा कम गाढ़ा होगा। हम इसी से शुरुआत कर रहे होंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सिलिका की मात्रा कम और सिलिका की मात्रा ज्यादा। जब मेग्मा में सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है तो कहीं ना कहीं मेग्मा गाढ़ा होता है। जब मेग्मा में सिलिका की मात्रा कम होती है तो मेग्मा क्या होगा? पतला होगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब जो है जब ज्वालामुखी उद्गार होगा तो कहीं ना कहीं पृथ्वी की आंतरिक भागों से क्या, पृथ्वी के आंतरिक भागों से क्या निकल रहा होगा? मेग्मा निकलेगा और बाहर आकर अपन उसको क्या बोल रहे होंगे? लावा बोल रहे होंगे। क्या बोल रहे होंगे? उसको लावा बोल रहे होंगे। तो मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना रहा हूँ, एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। मान लो मेग्मा में सिलिका की मात्रा ज्यादा है। मेग्मा में सिलिका की मात्रा क्या है? ज्यादा है। जब मेग्मा में सिलिका की मात्रा ज्यादा होगी तो मेग्मा कैसा होगा? गाढ़ा होगा। मेग्मा कैसा होगा? गाढ़ा होगा। तो ये पृथ्वी की आंतरिक परतों को क्या,
ये जब ज्वालामुखी उद्गार होगा, वोल्केनो इरप्शन होगा, तो पृथ्वी की आंतरिक परतों को ठीक तोड़ता हुआ आएगा और बहुत तेज गति से स्पीड से आएगा, तो कहीं ना कहीं विस्फोट जो है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो मैं ही आपको ये कहना चाह रहा हूं कि जब मैग्मा में सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है तो मैग्मा गाढ़ा होता है, जब मैग्मा का गाढ़ापन में वृद्धि होती है तो कहीं ना कहीं विस्फोट जो है, क्या विस्फोट, विस्फोट क्या होगा, ज्यादा होगा, विस्फोट क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, और जब मैग्मा पतला होगा तो विस्फोट क्या होगा, या मैग्मा में गाढ़ापन कम होगा। ठीक है, क्योंकि सिलिका की मात्रा क्या है, कम है, तो विस्फोट क्या होगा, कम होगा। इसलिए हम सामान्यतः जिस मैग्मा में क्या, जिस मैग्मा में सिलिका की मात्रा कम होती है तो उसको हम कहते हैं शांत प्रकार की ज्वालामुखी। उसको क्या कहते हैं अपन, शांत प्रकार की ज्वालामुखी। ठीक है, ये कंसेप्ट समझना, फिर अपन क्वेश्चन पर आते हैं। इसको क्या बोलते हैं, शांत प्रकार की ज्वालामुखी। और ये कौन सी ज्वालामुखी होगी, विस्फोटक प्रकार की ज्वालामुखी। कौन सी ज्वालामुखी होगी, विस्फोटक प्रकार की ज्वालामुखी होगी। क्यों होगी, क्योंकि सर जो है इसमें मैग्मा में सिलिका की मात्रा क्या है, ज्यादा है। मैग्मा में सिलिका की मात्रा क्या है, ज्यादा है, और मैग्मा क्या है, गाढ़ा है, इसलिए पृथ्वी की अंदर की परतों को तोड़ेगा तो विस्फोट क्या होगा, वो ज्यादा होगा, ब्लास्ट होगा। मेरे प्यारे बच्चे क्या होगा, ब्लास्ट होगा। इसलिए इस ज्वालामुखी को अपन क्या बोलते हैं, विस्फोटक प्रकार की ज्वालामुखी। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि जब विस्फोट ज्यादा हो रहा है, ठीक है, जब विस्फोट हो रहा है और मैग्मा में सिलिका की मात्रा यानी कि राख क्या है, ज्यादा है, राख क्या होगी, ज्यादा होगी, तो राख ज्यादा होगी तो ये विस्फोट करेगा। ठीक है, और मैग्मा, ये लावा जो है फैलेगा नहीं, लावा बहुत दूर तक फैलेगा नहीं, तो ये ऐसा ऐसी आकृति बना लेगा। ठीक है, ऊंचाई वाली आकृति बना लेगा। तो यहां पर देखो ऑप्शन, ऑप्शन की बात करते हैं। एक है यहां पर बोला जा रहा है सिल्ड ज्वालामुखी। सिल्ड का मतलब तो सामान्यतः क्या होता है, कोई पट्टी, कोई प्लेन परतदार चीज। तो मैग्मा में एक बात बताइए, ठीक है, मैग्मा गाढ़ा है, मैग्मा क्या है, गाढ़ा है, तो नीचे से मैग्मा बाहर निकलेगा। नीचे से जब मैग्मा बाहर निकलेगा तो गाढ़ा मैग्मा तो पर्वत की जैसे ऐसे ऊंचा हो जाएगा। ठीक है, वो हाइट ले लेगा, क्या ले लेगा, हाइट ले लेगा। और जब मैग्मा, ठीक है, मैग्मा में सिलिका की मात्रा कम होगी, सिलिका की मात्रा क्या होगी, कम होगी, तो मैग्मा कैसा होगा, पतला होगा, तो वो पृथ्वी की अंदर की परतों से बाहर निकलेगा, तो वो क्या होगा, सतह के ऊपर फैल जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे क्या होगा, वो सतह के ऊपर कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। तो किसका निर्माण करेगा, सिल्ड का। किसका निर्माण करेगा, सिल्ड का। जबकि हम क्या बोल रहे थे, हम बोल रहे थे विस्फोटक प्रकार। किस, कौन सा, विस्फोटक प्रकार। जो ज्वालामुखी फैल रहा है इसका मतलब वो मैग्मा क्या है, पतला है, वो मैग्मा क्या है, पतला है, तो ये तो शांत प्रकार की ज्वालामुखी में आएगा। तो ऑप्शन डी खत्म। उसके अलावा यहाँ पर बेसाल्ट, बेसाल्ट ज्वालामुखी जो है ये भी क्या होगा, ये शांत प्रकार की ज्वालामुखी से बेसाल्ट का, बेसाल्ट चट्टानी होगी, वो भी क्या होगा, सतह के ऊपर फैल जाएगा। यहाँ पर दो है, एक तो सिंडर शंकु और एक काल्डेरा। सिंडर शंकु और काल्डेरा। जब मैं ये बोल रहा हूं कि जब बहुत ज्यादा राख होगी, मैग्मा में बहुत ज्यादा क्या होगी, राख होगी। अब ज्यादा राख होने का मतलब, ठीक है, ज्यादा डस्ट होने का मतलब क्या है, सिलिका ज्यादा है, क्या है, सिलिका ज्यादा है, तो वो बहुत तगड़ा विस्फोट करेगा, बहुत ही तगड़ा विस्फोट कर रहा होगा। ठीक है, तो यहां पर जो है विस्फोटक प्रकार का उदाहरण है, तो इसमें अपन किसको ले रहे होंगे, अपन बात कर रहे होंगे सिंडर शंकु की। किसकी बात कर रहे होंगे, सिंडर शंकु की। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किस प्रकार की बेरोजगारी में व्यक्ति अपनी क्षमता से कम योगदान देता है। मेरे प्यारे बच्चे यहां पर ध्यान देना, इस कंसेप्ट को समझिए। सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, इन विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इन विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ए पर्सन कॉन्ट्रीब्यूट्स लेस देन, ठीक है, हिज कैपेसिटी। यानी कि आप अपनी कैपेसिटी से कम काम कर पा रहे हो। कैसे, तो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि मान लो ये एक, ये एक खेती है, ठीक है, और यहां पर जो है काम करने वाले कितने हैं, यहां पर काम करने वाले 5 लोग हैं। यहां पर काम करने वाले कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। ये बी, ठीक है, ये सी, डी और ई, काम करने वाले कितने लोग हैं, ठीक है, 5 लोग हैं। कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। दूसरी सेम एरिया, दूसरी जमीन का टुकड़ा है, उसमें भी सेम एरिया है। यहां पर जो है, यहां पर सिर्फ 3 लोग काम कर रहे हैं। कितने लोग काम कर रहे हैं, 3 लोग। ठीक है, ए बी और सी। यहां पर जो प्रोडक्शन हो रहा है तो वो मान लो 100 kg प्रोडक्शन हो रहा है। कितना केजी प्रोडक्शन हो रहा है, 100 kg प्रोडक्शन हो रहा है। और सेकंड में 3 व्यक्ति काम कर रहे हैं तो भी कितना, 100 kg प्रोडक्शन हो रहा है। 100 kg क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। तो मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि खेत क और खेत ग, ठीक है, खेत क और खेत ख दोनों में डिफरेंसेस क्या है, कि यहाँ पर जो है सर, यहाँ पर 2 व्यक्ति एक्स्ट्रा है। यहाँ पर 2 व्यक्ति क्या है, एक्स्ट्रा है। 2 व्यक्ति क्या है, एक्स्ट्रा है, क्योंकि यहाँ पर काम कितने लोगों को था, 3 व्यक्तियों का काम कितने लोगों को था,
काम सिर्फ 3 व्यक्तियों का था। काम कर कितने रहे थे? 5 लोग। कितने लोग कर रहे थे? 5 लोग। इसका मतलब 2 व्यक्ति ऐसे हैं वो अपनी क्षमता से कम काम कर पा रहे हैं, अपनी क्षमता से कम काम कर पा रहे हैं। तो भारत में कृषि के क्षेत्र में यही हाल है। भारत में कृषि के क्षेत्र में क्या होता है, बहुत सारे लोग काम करते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग एक साथ काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति कैपेसिटी से कम काम करता है, तो इसको अपन क्या बोल रहे होंगे? तो इसका मतलब यहाँ पर छुपा हुआ, यहाँ पर बेरोजगारी नहीं है, काम तो कर रहा है परंतु अपनी कैपेसिटी से कम कर रहा है। इसका मतलब मामला 2 व्यक्ति छुपे हुए हैं, 2 व्यक्ति क्या है? छुपे हुए हैं। तो इसको हम बोलते हैं छुपी हुई बेरोजगारी, या अपन क्या बोल देते हैं इसको? प्रच्छन्न बेरोजगारी। क्या बोल देते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? किस प्रकार की बेरोजगारी में व्यक्ति अपनी क्षमता से कम योगदान देता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी। यहाँ पर एक ऑप्शन दे रखा है, ए ऑप्शन जो है वो है चक्रीय बेरोजगारी का। कहां से क्वेश्चन आया है? चक्रीय बेरोजगारी। और जब चक्रीय बेरोजगारी होती है, जब देश में मंदी हो जाती है, इकोनॉमिक रिसेशन हो जाता है, तो देश में मंदी की स्थिति में जो है कौन सी बेरोजगारी होती है? मंदी है। तो सीधी सी बात है कि लोग प्रोडक्ट्स, जो कंपनी इंडस्ट्री में जितने प्रोडक्ट बन रहे हैं वो प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे हैं, तो उद्योग धंधे क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। तो लोग क्या हो जाएंगे? बेरोजगार हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बेरोजगार हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में जो है फिर मान लो मंदी सही हो गई, मंदी ठीक हो गई, तो वापिस से जो है वो लोग काम पे आने लग जाएंगे, प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? चक्रीय बेरोजगारी। इसके बाद में ऑप्शन बी है प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी। कौन सी बेरोजगारी? प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी। मेरे प्यारे बच्चे इसको इस प्रकार समझिए, मान लो ए व्यक्ति है, ठीक है, मान लो ए व्यक्ति है, वो पहले काम कर रहा था, ठीक है, XYZ नाम की एक कंपनी में काम कर रहा था। कहां पर काम कर रहा था? XYZ नाम की कंपनी में काम कर रहा था। उसके बाद ए व्यक्ति जो है इसको क्या कर देता है? इसको कंपनी को छोड़ देता है, इसको कंपनी को छोड़ देता है। अब वो नई कंपनी जो ज्वाइन किया है, ABC कंपनी को इसने क्या कर लिया? ज्वाइन कर लिया। इसने कौन सी कंपनी को ज्वाइन किया? ABC कंपनी को ज्वाइन किया। तो इसको जॉब तुरंत नहीं मिल रही है, ठीक है, ये नहीं कि जो है XYZ कंपनी, ए व्यक्ति जो है XYZ कंपनी को छोड़ने के बाद तुरंत जॉब नहीं मिल रही कि दूसरे दिन ही ज्वाइन कर लिया। मान लो ये जॉब जो है उसे 1 मंथ के बाद मिली है। कितने मंथ के बाद मिली है? 1 मंथ के बाद। तो 1 मंथ ये व्यक्ति बेरोजगार रहा। क्या रहा? बेरोजगार रहा। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी। मेरे प्यारे बच्चे, उम्मीद है आप इसको समझ पा रहे होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है अनिवार्य बेरोजगारी। देखो अनिवार्य बेरोजगारी जो है, इसको कहीं ना कहीं हम ओपन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। तो ये सिंपल सा टर्म है कि जब व्यक्ति खुद चाह रहा है, उसकी इच्छा है रोजगार करने की, फिर भी उसको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो इसको अपन क्या बोल रहे होंगे? अनिवार्य बेरोजगारी। ये क्वेश्चन पूछा गया है MTS एग्जाम, ठीक है, मई 2023, ठीक है, यहां पर याद रखना भाई, यहाँ पर याद रखना, ये क्वेश्चन भी जो है ये कोई फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट वाला, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट वाला टॉपिक पर क्या होनी चाहिए? स्टूडेंट्स की पकड़ होनी चाहिए भाई। इकोनॉमिक्स का शानदार लेवल का क्वेश्चन है जहां पर पूछा जा रहा है चक्रीय बेरोजगारी, प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी और अनिवार्य बेरोजगारी। यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रच्छन्न बेरोजगारी। क्या हो जाएगा? प्रच्छन्न बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2012 के लिए राष्ट्रीय गरीबी रेखा, ठीक है, अपन क्या बोल रहे होंगे? पॉवर्टी लाइन, ठीक है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, पॉवर्टी लाइन का प्राकलन, पॉवर्टी लाइन का प्राकलन यानी कि एस्टिमेटेड, ठीक है, पॉवर्टी लाइन का अपन क्या कर रहे हैं? प्राकलन भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में के लिए, ठीक है, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति माह, ठीक है, कितना एस्टिमेट किया गया था? तो यहां पर अपन ऑप्शन है 816, 900, ठीक है, 760 और 1206। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, मेन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि पॉवर्टी लाइन का प्राकलन में, देखो ध्यान देना, जब पॉवर्टी लाइन की बात करते हैं तो इसमें यह डिसाइड कर दिया जाता है कि प्रति माह कम से कम एक व्यक्ति इतना तो कमाना ही चाहिए। यदि उससे कम कमा रहा है, उससे कम कमा रहा है, तो हम जो है उसे क्या डिक्लेयर कर देते हैं? गरीब, यानी कि पॉवर्टी लाइन से ऊपर व्यक्ति। आगे ध्यान दीजिएगा, तो ये पॉवर्टी लाइन को, इसको डिसाइड कौन करता है? जब अपन बात कर रहे होते हैं गरीबी रेखा की, किसकी बात करते हैं? गरीबी रेखा की। तो गरीबी रेखा से कौन नीचे होगा, गरीबी रेखा से कौन ऊपर होगा? ठीक है, गरीबी रेखा से कौन नीचे होगा, कौन ऊपर होगा, ठीक है, इसका डिसाइड कौन करता है? तो इसकी ही हम बात करने जा रहे हैं। आपने नाम सुना होगा NSSO, ठीक है, NSSO, ठीक है, NSSO एक इंडियन गवर्नमेंट की एक बॉडी है, ठीक है। ये क्या करती है? जो डेटा होता है गरीबी से संबंधित, जितना भी डेटा होता है, ठीक है,
नेशनल सैंपल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन की जब अपन बात करते हैं तो ये क्या करता है, ये गरीबी यानी कि पॉवर्टी से संबंधित, क्या, पॉवर्टी से संबंधित डेटा, ठीक है, पॉवर्टी से संबंधित डेटा क्या करती है, इकट्ठा करती है। अब ध्यान दीजिए एनएसएसओ ने ये काम किया, अब एनएसओ से भी जो है ये भी किसको बेस बनाएगा, ये भी कुछ ना कुछ रिपोर्टों की, जो गवर्नमेंट की रिपोर्ट होगी, जो कमिटीज होगी, उनकी रिपोर्टों को क्या बना रहा होगा, बेस बनाएगा। तो इसने गरीबी का जो डेटा लिया, ठीक है, वो कहां से, ठीक है, इसके लिए आपने कुछ कमिटीज का नाम सुना होगा। ये एक कमेटी है रंगराजन कमेटी, क्या, रंगराजन कमेटी। तो कई बार यहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रंगराजन कमेटी, क्या, रंगराजन कमेटी का संबंध किससे है, तो आपको याद रखना होगा इसका संबंध किससे है, इसका संबंध है किससे, इसका है गरीबी से, ठीक है, रंगराजन कमेटी। और एक कमेटी है तेंदुलकर, क्या, तेंदुलकर, तेंदुलकर कमेटी, ठीक है, इसका संबंध भी किससे है, इसका संबंध भी जो है वो किससे है, गरीबी से। दोनों कमेटियों का नाम याद रखना, आगे ध्यान देना। तो मैं क्या बोल रहा था, मैं ये बोल रहा था कि एनएसएस जो है वो पॉवर्टी का डेटा क्या करता है, कलेक्ट करता है, और इस डेटे को कलेक्ट करने के लिए किसको बेस बनाता है, ये कमेटी की जो रिपोर्ट होती है, इनकी जो रिकमेंडेशन होती है, अनुशंसा होती है, उसको बेस बनाता है। तो दो कमेटी है, एक तो रंगराजन कमेटी और एक तेंदुलकर कमेटी। तो ध्यान दीजिए जब एनएसएस ने ये रिपोर्ट दी थी, ठीक है, 2011-12 का जो प्राकलन दिया था, एस्टिमेट दिया था, तो उसमें उसने बेस किसको बनाया था, उसने बेस बनाया था किसको, तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट को। और तेंदुलकर कमेटी ने, ठीक है, इसने ये बोला था कि 816 यानी कि अर्बन, जब हम रूरल एरिया की बात करते हैं, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति आय कितनी होनी चाहिए, 816। और अर्बन एरिया यानी कि नगरों की बात करते हैं, शहरों की बात करते हैं, ठीक है, तो शहरों में ये कितना होनी चाहिए, प्रति व्यक्ति आय कम से कम एक महीने के हिसाब से कितने रुपए होने चाहिए, ठीक है, ये होनी चाहिए 1000 रुपए। कितनी होनी चाहिए, 1000 रुपए होनी चाहिए। तो क्वेश्चन क्या है, 2011-12 के लिए राष्ट्रीय गरीबी रेखा का प्राकलन भारत के ग्रामीण क्षेत्र के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह कितना किया गया था, 816। कितना किया गया था, 816। और इस रिपोर्ट में बेस किसको बनाया गया, तेंदुलकर कमेटी को। किसको बनाया गया था, तेंदुलकर कमेटी को, ठीक है। और पॉवर्टी से संबंधित ये डेटा कौन दे रहा है, एनएसएसओ। कौन दे रहा है मेरे प्यारे बच्चे, एनएसएसओ। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आ रही होगी, समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर ध्यान देना, हरित क्रांति के संबंध में, ठीक है, हरित क्रांति के संबंध में, ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन से यहां पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए बिल्कुल कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा फैक्ट इसमें है नहीं, ठीक है। और आगे यहां पर फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रहा है, हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन शब्द का प्रयोग विलियम गॉर्ड, क्या, विलियम गॉर्ड ने किया। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, नॉर्मल बोरलोग। किसकी बात की जा रही है, नॉर्मल बोरलोग, ठीक है, उनको हरित क्रांति का क्या माना जाता है, जनक माना जाता है। और थर्ड ऑप्शन जो है वो क्या है, ठीक है, एमएस रंधावा को भारत में हरित क्रांति का क्या माना जाता है, जनक माना जाता है, ठीक है। तो एक चीज बताइए, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग जो है, इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, विलियम गॉर्ड। ये बिल्कुल राइट है कि हरित क्रांति शब्द का प्रयोग जब अपन ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है, जब हम ग्रीन रिवॉल्यूशन वर्ड की बात करते हैं, इस टर्म की बात करते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन टर्म जो है वो किसने दिया था, विलियम गॉर्ड ने दिया था 1968 में। मेरे प्यारे बच्चे डेट हालांकि नहीं पूछेगा, फिर भी मान लो याद यदि हो जाए तो ठीक है, ठीक है। 1968 में किसने, विलियम गॉर्ड ने ग्रीन रिवॉल्यूशन टर्म का क्या किया था, यूज किया था, या ये टर्म इसने दिया था। उसके बाद में जब हम नॉर्मल बोरलॉग की करते हैं, अब ध्यान दीजिएगा, जब हम बात करते हैं फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन में जब हम वर्ल्ड की बात करते हैं, यानी कि विश्व, विश्व में तो हम किसको बोल रहे होंगे, विश्व में हम बोल रहे होंगे नॉर्मल बोरलॉग। किसको बोल रहे होंगे, नॉर्मल बोरलॉग। परंतु जब हम फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया की बात करते हैं, कहाँ की बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं, तो वो कौन है, एम एस स्वामीनाथन। कौन आएगा, एम एस स्वामीनाथन को क्या माना जाता है, ग्रीन रिवॉल्यूशन का जनक माना जाता है। क्या माना जाता है, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो ऑप्शन थर्ड देखो, यहां पर बोला जा रहा है एम एस रंधावा को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है, ये बिल्कुल गलत है। तो यहां पर सही क्या हो जाता है, ठीक है, ये कथन 1 और कथन 2 सही है। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा आपका, केवल 1 और 2। सही कौन सा है, केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी,
ये क्या हो जाता है आपके राइट हो जाता है, ये गलत, ये रॉन्ग, ये रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल, अपन किसकी बात कर रहे होंगे, सेल की सहायक कंपनियों की पहचान कीजिए जो किसके ऊपर है, कोलकाता आसनसोल रेलवे मार्ग पर, कोलकाता आसनसोल रेलवे मार्ग पर जो है यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको कौन सा है, इसको है इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। कहाँ पर है ये, पश्चिम बंगाल में, कहाँ पर है ये, पश्चिम बंगाल में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, इसको याद रखना कि जब हम इसको की बात करते हैं, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी की बात करते हैं, तो ये कहां पर है, पश्चिम बंगाल में है। ठीक है आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट ऑप्शन है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कहां पर है, झारखंड में। कहां पर है मेरे प्यारे बच्चे, ये है झारखंड में। और झारखंड में जो है, ठीक है वो कहाँ है, जमशेदपुर में। कहां पर है, जमशेदपुर, कहां पर है, जमशेदपुर में है। ठीक है आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर ध्यान देना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया, क्या आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना के माध्यम से शुरू की गई है, किस पंचवर्षीय योजना के माध्यम से क्या की गई है, शुरू की गई है। तो भारत में, ठीक है कौन सी पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना के माध्यम से भारत में जो है आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया को क्या किया गया, शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये बोला जा रहा है, ठीक है वर्ष 2020 के लिए संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, ठीक है अवार्ड, यानी कि इसको हम सामान्यतः क्या बोल देते हैं, अकादमी पुरस्कार, जो किसको दिया गया, मीनाक्षी चित्तरंजन को। किसको दिया गया था, मीनाक्षी चित्तरंजन को। ठीक है किसमें उसने ऐसा योगदान दिया था कि उसके लिए उसको क्या मिला, अवार्ड मिला। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, जब संगीत नाटक अकादमी की बात करते हैं, जब संगीत नाटक अकादमी की बात करते हैं, तो ये जो है संगीत के लिए, किसके लिए, चाहे संगीत के क्षेत्र में हो चाहे नाटक के क्षेत्र में हो, इसमें जो है उत्कृष्ट कार्य करने वालों को, बेहतरीन कार्य करने वालों को, या संगीत और नाटक को कुल मिलाकर कला, क्या कुल मिलाकर कला को बढ़ावा देने वाले लोगों को, ठीक है एक पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है क्या दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है, जिसे सामान्यतः अपन क्या बोल देते हैं, अकादमिक पुरस्कार, एकेडमिक अवार्ड, क्या बोलते हैं, अकादमिक अवार्ड या पुरस्कार। तो इसमें आप ध्यान देना, यहाँ पर ऑप्शन है ओडिसी, क्या ओडिसी, भरतनाट्यम, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मणिपुरी। तो ये सारे के सारे भारत के कौन से नृत्य हैं, शास्त्रीय नृत्य है। कौन से नृत्य है मेरे प्यारे बच्चे, शास्त्रीय नृत्य। और शास्त्रीय नृत्यों से कहीं ना कहीं जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं कौन सा शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है। यहाँ पर भारत का ओडिशा राज्य है, कौन सा राज्य है, ओडिशा है। तो यहाँ का शास्त्रीय नृत्य, यहाँ पर ओडिशा में कौन सा नृत्य है, ओडिसी, ओडिशा में कौन सा है, ओडिसी, नाम से ही स्पष्ट है। ठीक है नाम से ही क्या है, स्पष्ट है। यहाँ पर है उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी, क्या यूपी, यूपी में जो है वो कौन सा है, कथक। यूपी में कौन सा शास्त्रीय नृत्य किया जाता है, कथक। यूपी का कौन सा शास्त्रीय नृत्य है, कथक। जब हम बात करते हैं केरल की, किसकी बात करते हैं, जब हम केरला की बात करते हैं, तो केरला में जो है वो कौन सा शास्त्रीय नृत्य फेमस है, वो है कथकली। कौन सा है, कथकली है। ठीक है कथकली है, या अपन बोल देते हैं मोहिनी अट्टम, क्या मोहिनी, मोहिनी अट्टम। ये शास्त्रीय नृत्य भी जो है वो कहाँ का है, वो भी केरल का है। और जब हम तमिलनाडु की बात करते हैं, तो तमिलनाडु का जो है वो कौन सा है, भरतनाट्यम। कौन सा शास्त्रीय नृत्य है, भरतनाट्यम। ठीक है तमिलनाडु का कौन सा शास्त्रीय नृत्य पसंद है, फेमस है, भरतनाट्यम। और जब हम बात कर रहे होते हैं आंध्र प्रदेश की, किसकी बात करते हैं, जब हम आंध्र प्रदेश की बात कर रहे होते हैं, तो आंध्र प्रदेश का कौन सा शास्त्रीय नृत्य फेमस है, कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश का कौन सा है, कुचिपुड़ी। जब हम बात करते हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट यानी कि मणिपुर की, किसकी बात करते हैं, मणिपुर की बात करते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ का शास्त्रीय नृत्य इसके नाम से ही याद हो जाएगा, मणिपुरी। कौन सा है, मणिपुरी। तो उम्मीद है आपको सारे के सारे शास्त्रीय नृत्य याद हो जाएंगे। तो देखो ओडिसी, कहाँ पर, ओडिशा में। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य मणिपुर में, दो तो ऐसे याद हो जाएगा। कुचिपुड़ी, क्या कुचिपुड़ी, तो इसको ऐसे याद रखना। ठीक है कुचिपुड़ी क्या है, कुचिपुड़ी क्या है, ठीक है शास्त्रीय नृत्य क्या है, शास्त्रीय नृत्य। तो आंध्र प्रदेश, तो ऐसे याद रखना कि आंध्र प्रदेश आंधा, आंध्र प्रदेश क्या है, आंधा है। तो आंधा व्यक्ति पूड़ी बनाएगा तो कैसी पूड़ी बनेगी, कच्ची बनेगी। कैसी बनेगी, कच्ची बनेगी। तो इससे याद रखना क्या, कुचिपुड़ी। क्या याद रखोगे, कुचिपुड़ी। भाई कोई आंधा व्यक्ति है आंध्र प्रदेश से, क्या याद हो जाएगा, आंधा। क्या याद हो जाएगा, आंधा। और आंधा व्यक्ति पूड़ी बनाएगा, कैसी पूड़ी बनेगी, कुचिपुड़ी, कच्ची बनेगी पूड़ी।
ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर है, ठीक है, तो कुचिपुड़ी किसका, आंध्र प्रदेश का, और एक बच जाता है यहाँ पर भरतनाट्यम। कौन बच जाता है, भरतनाट्यम। तो जब हम मीनाक्षी चित्तरंजन की बात करते हैं तो 2020 में संगीत नाटक अकादमी का इनको अवार्ड मिला था, तो वो किसके लिए मिला था, भरतनाट्यम के लिए। किसके लिए मिला था, भरतनाट्यम के लिए मिला था। केरल के दो शास्त्रीय नृत्य याद रखना, एक तो कौन सा है, कथकली, और एक कौन सा है, मोहिनी अट्टम। कथकली और एक कौन सा याद रखोगे, मोहिनी अट्टम। ठीक है, उत्तर प्रदेश का कौन सा है, कथक। उत्तर प्रदेश का कौन सा, कथक। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाणिनि की अष्टाध्यायी पर लिखी गई प्रसिद्ध कृति जो है, ठीक है, वो किससे संबंधित है। ठीक है, पाणिनि की अष्टाध्यायी की बात की जा रही है। पहले एसएससी क्वेश्चन पुटअप करता था कि अष्टाध्यायी किसकी पुस्तक थी, अष्टाध्यायी किसकी पुस्तक थी, तो डायरेक्टली इसका फैक्चुअल जवाब दे देते थे बच्चे। पर अब कहीं ना कहीं जो है कंसेप्ट बेस पर क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है जुलाई 2023 एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, पाणिनि की अष्टाध्यायी जो है वो किस पर लिखा हुआ है। ऑप्शन ए है मौर्य प्रशासन पर। किस पर, मौर्य प्रशासन पर। नेक्स्ट है संस्कृत का व्याकरण। पाणिनि क्या है, संस्कृत का व्याकरण है। एक है वेदक वेदक शास्त्र यानी कि वेदों संबंधित शास्त्र है। एक ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है गुप्त काल में प्रशासन। जब हम मौर्य प्रशासन की बात करते हैं तो मौर्य प्रशासन की जानकारी तो आपको किससे मिलती है, अर्थशास्त्र से। किससे मिलती है, अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र किसका था, कौटिल्य का। किसका था भाई, कौटिल्य का था। ठीक है, अर्थशास्त्र किसका था, कौटिल्य क्या था। जब हम मौर्य प्रशासन की जानकारी की बात कर रहे होते हैं तो इसकी जानकारी किससे मिलती है, इंडिका। और इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी, ठीक है, एक यूनानी व्यक्ति था। कौन, मेगस्थनीज। कौन था, मेगस्थनीज। ठीक है, तो मौर्य प्रशासन की जानकारी तो इन दो पुस्तकों से मिलती है हमारे को। एक तो किससे मिलती है, इंडिका से। इंडिका किसने लिखी थी, मेगस्थनीज ने। मेगस्थनीज जो है वो कहाँ का था, यूनान का। कहाँ का था, यूनान का था। ठीक है, और एक था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो है वो क्या था, कौटिल्य। किसका था, कौटिल्य का था। आगे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा, संस्कृत व्याकरण। नेक्स्ट ऑप्शन है संस्कृत व्याकरण। तो पाणिनि का अष्टाध्यायी का संबंध किससे था, यह संस्कृत व्याकरण पर आधारित बुक थी। किस पर आधारित बुक थी, ये संस्कृत व्याकरण पर आधारित बुक थी। इसमें इसमें कई श्लोकों का वर्णन किया गया है। ठीक है, और ये लगभग लगभग 8 अध्यायों में बटी हुई थी, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, अष्टाध्यायी। ठीक है, यानी कि अष्ट अध्याय। आगे ध्यान दीजिएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, संस्कृत व्याकरण। क्या हो जाता है, संस्कृत व्याकरण। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। किस दिन के उत्सव के दौरान आगे ध्यान दीजिएगा, किस दिन के उत्सव के दौरान परमवीर चक्र। मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि लगातार चाहे परमवीर चक्र हो, चाहे अशोक चक्र हो, चाहे वीर चक्र हो, ये करंट में बने रहते हैं। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि परमवीर चक्र, अशोक चक्र और वीर चक्र ये कब दिया जाता है, ये कब दिया जाता है। तो यहां पर आप एक लॉजिक लगा सकते हो कि चाहे परमवीर चक्र हो, ठीक है भाई, भारत का प्रथम व्यक्ति कौन, राष्ट्रपति। कौन है, राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है। ठीक है, तो चाहे वो ये सेना के सर्वश्रेष्ठ सम्मान है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं परमवीर चक्र की। किसकी बात कर लेते हैं, परमवीर चक्र की। यानी कि यदि कोई व्यक्ति जो है युद्ध के दौरान, क्या युद्ध चल रहा है, क्या युद्ध चल रहा है, और वो सर्वश्रेष्ठ, ठीक है, युद्ध हो गया मान लो। एक तो होता है युद्ध की स्थिति बनना, युद्ध की स्थिति बनना। युद्ध की स्थिति है कि मान लो जैसे पाकिस्तान में जो है, जम्मू कश्मीर में जो है, कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज को अंजाम दे दिया, कोई आतंकवादी गतिविधि को अंजाम दे दिया, और इधर से जो है भारत भी जो है सीमा पार जो है कुछ ना कुछ एक्टिविटीज कर रहा है। तो ये क्या है, ये युद्ध की स्थिति बनना है। युद्ध नहीं हुआ, युद्ध नहीं हुआ। तो परमवीर चक्र कब दिया जाता है, जब युद्ध हो जाए, जब युद्ध हो जाए और उसमें जो है कोई सेनापति जो है वो सर्वश्रेष्ठ काम कर रहा है। क्या, सर्वश्रेष्ठ काम कर रहा है। ठीक है, तो उसको जो है सर्वोच्च सम्मान बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, सेना का सर्वोच्च सम्मान बोलते हैं। किसको, परमवीर चक्र को। किसको बोलते हैं, परमवीर चक्र को। तो याद इस टर्म से ही स्पष्ट है, परमवीर यानी कि वीर कौन होता है। ठीक है, वीर कौन हो सकता है, सैनिक ही हो सकता है। ठीक है, जो देश के लिए लड़ा हो। तो यहां पर क्या बोला जा रहा है, परम। परम का मतलब क्या है, बहुत बड़ा, बहुत महान। इसलिए जो है याद रखना, सेना का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, परमवीर चक्र। कौन सा है, परमवीर चक्र। अब यहां पर एक है अशोक चक्र।
मेरे प्यारे बच्चे ध्यान देना, अशोक चक्र का संबंध, अशोक, जब हम सम्राट अशोक की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, सम्राट अशोक की बात करते हैं, तो कलिंग के युद्ध के बाद जो है उनका हृदय परिवर्तन हो गया था, और उस हृदय परिवर्तन के बाद में उन्होंने युद्ध न करने की, क्या उन्होंने युद्ध न करने की और खून खराबा करने की नीति अपनाई थी, और उन्होंने जो है बौद्ध धर्म अपना लिया था। यानी कि अशोक किसके लिए जाना जाता है, अशोक जाना जाता है शांति के लिए, किसके लिए जाना जाता है, शांति के लिए जाना जाता है। तो इससे याद रखना, अशोक चक्र जो है, क्या अशोक चक्र जो है वो किसके लिए दिया जाएगा, कोई यदि कोई सैनिक जो है वो किसके लिए काम कर रहा है, कोई सामान्य व्यक्ति भी हो सकता है, कोई सैनिक भी हो सकता है, यदि वो शांति के लिए काम कर रहा है, किसके लिए काम कर रहा है, शांति के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई आतंकवादी गतिविधि होने वाली थी, कोई बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला था, ठीक है, और कुछ सैनिकों ने जो है उस घटना को रोक दिया, क्या कर दिया, रोक दिया, तो इसको, तो इस उसको कौन सा सम्मान मिलेगा, उसे मिलेगा अशोक चक्र। क्या मिलेगा, अशोक चक्र। याद कैसे करोगे कि सम्राट अशोक किसके लिए जाना जाता था, शांति के लिए, किसके लिए जाना जाता था, शांति के लिए जाना जाता था। तो शांति के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, कौन सा पुरस्कार, अशोक चक्र। उसके बाद में हम बात कर रहे होते हैं वीर चक्र। कौन सा चक्र, वीर चक्र। जब कोई युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाए, क्या मेरे प्यारे बच्चे, जब कोई युद्ध की स्थिति, युद्ध हुआ नहीं, यदि युद्ध होगा, कोई वीरता, वीरता दिखाएगा, तो कौन सा पुरस्कार मिल जाएगा उसको, परमवीर चक्र। मान लो युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई, क्या युद्ध की स्थिति क्या हो गई, उत्पन्न हो गई, और जब युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो ऐसी स्थिति में मान लो किसी सैनिक ने, ठीक है, किसी सेना नायक ने या सैनिक ने, ठीक है, सैनिक ने सर्वश्रेष्ठ कार्य किया है, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ कार्य किया है, तो उसको कौन सा पुरस्कार मिलेगा, वीर चक्र। ठीक है, और ये सारे के सारे किसके द्वारा दिए जा रहे हैं, राष्ट्रपति के लिए। किसके द्वारा दिए जा रहे हैं, राष्ट्रपति के लिए। अब आप ये भी जानते हो कि राष्ट्रपति जो है वो ध्वजा, ठीक है, ध्वजारोहण वो कब करता है, वो करता है गणतंत्र दिवस पर, ठीक है, रिपब्लिक डे पर। कब करता है, रिपब्लिक डे पर। अगस्त में 15 अगस्त को कौन करता है, 15 अगस्त को कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री, कौन कर रहा होता है, प्रधानमंत्री। तो गणतंत्र राष्ट्रपति कब देगा, राष्ट्रपति देगा रिपब्लिक डे पर। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है भाई, किस दिवस को परमवीर चक्र, अशोक चक्र और क्या वीर चक्र प्रदान किए जाते हैं। तो याद रखना भाई, क्या याद रखना, कब दिए जाते हैं, कब दिए जाते हैं, ये सब गणतंत्र दिवस पर दिए जाते हैं। कब दिए जाते हैं, गणतंत्र दिवस पर। नेक्स्ट क्या है, गांधी जयंती। तो आप सब जानते हो गांधी जयंती कब मनाई जाती है, 2 अक्टूबर को। कब मनाई जाती है, 2 अक्टूबर को। उसके बाद में क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना दिवस। तो ये दोनों ही याद रखना, 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती आती है, और वायुसेना कब मनाया जाता है, ये 8 अक्टूबर। कब मनाई जाती है, 8 अक्टूबर को मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी का जो हेडक्वार्टर है, क्या हेडक्वार्टर है, वो दिल्ली में है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो मिसप्रिंट है, तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो क्या पर है, दिल्ली में है। ठीक है, और दिल्ली जो है वो राज्य न होकर वो क्या है, यूनियन टेरिटरी है। क्या है, यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, CHSL 2023 का क्वेश्चन है, मिसप्रिंट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोमस ऋषि गुफा। किसकी बात की जा रही है भाई, लोमस ऋषि गुफा की बात की जा रही है मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, लोमस ऋषि गुफा जो एक मानव निर्मित गुफा है, क्या मानव निर्मित गुफा है, ये कौन से राज्य में है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ऑप्शन है महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश और कर्नाटका। ध्यान दीजिए, जब हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो आपने नाम सुन रखा होगा, अजंता की गुफाएं, अजंता व एलोरा की गुफाएं, अजंता व एलोरा की गुफाएं, ये कहां पर है। ठीक है, अजंता एलोरा की गुफाएं कहां पर है, महाराष्ट्र में। कहां पर है, महाराष्ट्र में है। जब हम बात करते हैं लोमस ऋषि की गुफा, किसकी बात करते हैं, लोमस ऋषि, क्या लोमस ऋषि की गुफा, लोमस ऋषि की गुफा या बराबर बराबरा की गुफाएं, बराबरा की गुफाएं, तो ये कहां पर है, ये दोनों, ये गुफाएं जो है वो कहां पर है, आपके बिहार में है। मेरे प्यारे बच्चे याद रखना, इंपॉर्टेंट है, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, लोमस ऋषि की गुफा और बराबरा की गुफाएं जो है। ठीक है, बराबरा की गुफाएं के लिए एक पॉइंट और याद रख सकते हो, ये
बिहार में ब्राबरा की पहाड़ियां हैं, कौन सी है, ब्राबरा की हिल्स है, वहां पर ये सिचुएटेड है। इसके अलावा जब हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे होते हैं, जब हम एमपी की बात कर रहे होते हैं, तो आपने नाम सुना होगा भीमबेटका की गुफाएं। क्या, भीमबेटका, भीमबेटका की गुफाएं, ठीक है, भीमबेटका की गुफाएं। तो भीमबेटका की गुफाएं जो है वो भी कहाँ पर है, वो कहाँ है, वो मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर, हम बात कर रहे थे लोमस ऋषि की गुफा कहाँ है, तो लोमस ऋषि की गुफा कहाँ पर है, इसका राइट आंसर हो जाता है बिहार। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम सेट 6 लेकर आए थे। उम्मीद है आपको ये क्लास बहुत बेहतरीन लगी होगी। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं हम एक और बेहतरीन क्लास के साथ, सेट 7, ठीक। थैंक यू सो मच।